हम तो लेके रहेंगे, जैसे दोगे वैसे लेंगे। अरे कौन दे रहा, किसको ले रहा, कुछ नहीं। हमारा मुख्य उद्देश्य बुंदेलखंड का विकास है, विकास। और भले प्रदेश न बना हो, पिछले 5 साल से जो बुंदेलखंड का विकास हुआ है ऐतिहासिक है। जब तक यहाँ सागर है, दमोह है, विदिशा है, सारे के सारे क्षेत्र हैं, कटनी है, खजुराहो है, छतरपुर, पन्ना, दतिया, शिवपुरी, भिंड, ये सब जब तक नहीं आएंगे नहीं समझते हो। इसीलिए हमारी डिमांड बुंदेलखंड प्रदेश के लिए है कि एक कमीशन सरकार बना दे। मुझे लग रहा है कि वही सरकार द्वारा ही 100% आएगी और जनता को भी ये दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप उनसे कहते हैं कि आप इकट्ठा हो जाओ कहीं पे, हम आंदोलनकारी रूप से थोड़ा सा दबाव के रूप में या आक्रोशित रूप में हम इसको करने की कोशिश करते हैं, तो लोग पीछे हट जाते हैं। लोग, अगर आप याद करें तो उत्तराखंड और तेलंगाना का आंदोलन अगर याद करें तो ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक थे। बरसों बरस लोग लड़े हैं उसके लिए। और तेलंगाना में तो कितनी आग जनी, क्या क्या नहीं हुआ है, दुनिया भर का हुआ है। भाई एक संस्था कह रही 17 जिले, मैं तो कहता हूँ 22 जिले कम से कम। कुछ लोग कह रहे 6 जिले, तो किसको दे दें वो? चुनाव में चुनाव जीतने के लिए करने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं खुद सांसद का चुनाव लड़ा हूँ भारतीय जनता कांग्रेस से, राष्ट्रीय कांग्रेस से, पंजे के निशान से। बुंदेलखंड की जो भारी समस्याएं थी, सबसे बड़ी समस्या थी अगर बेतवा नदी और केन नदी जुड़ जाती है तो वो नदी के जुड़ने से लाखों हजारों एकड़ पानी से सिंचित हो जाएंगे। तो अभी हमारे साथ बुंदेलखंड विकास परिषद के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ विजय खेड़ा जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है बुंदेलखंड। जी नमस्कार। तो सर, ये बुंदेली उत्सव में आज आप यहाँ पर उपस्थित हैं, तो क्या यहाँ का मेन जो कार्यक्रम है और कैसे आप देखते हैं कि बुंदेलखंड को पृथक राज्य के रूप में आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक आज का जो कार्यक्रम है इसका सवाल है, ये बुंदेलखंड की 4-5 संस्थाएं हैं जिन्होंने मिलकर ये कार्यक्रम किया है। और इसका मुख्य उद्देश्य खाली ये है कि हम लोगों का अपना खुद का संगठन मजबूत हो जाए और हम बुंदेलखंड के विकास के लिए काम करें, वहाँ के लोगों की समस्याएं सुलझाने का प्रयास करें। दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ बुंदेलखंड के क्षेत्र से लाखों लोग आते हैं। कई लोग यहीं रहने लग जाते हैं, कई लोग रोज़गार के लिए आते हैं। गरीब क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, तो बहुत सारे मिस्त्री, कारीगर, छोटे छोटे कामों के लिए लोग आते हैं यहाँ पर और फिर वापस चले जाते हैं जब फसल वहाँ पर नहीं होती है या सूखा होता है या जिन दिनों में किसान के पास कोई काम नहीं होता, उनके बच्चे वगैरह सब यहाँ आते हैं। सवाल यह है कि फिर उन जो यहाँ रह जाते हैं उनके पास जगह नहीं है, उनकी कोई आवाज़ नहीं है। तो मुख्य उद्देश्य है कि हम उन गरीबों की आवाज़ बने जो मेट्रोपॉलिटन टाउन या बड़े शहरों में जाके बस गए हैं, चाहे वो दिल्ली हो, लखनऊ हो, भोपाल हो। लखनऊ में भी हमारा संगठन है, भोपाल में भी है और बॉम्बे में भी है। कहने का मतलब है, मेन मुख्य बात यह है, जहाँ तक बुंदेलखंड प्रदेश का सवाल है, ये मांग बहुत सारी संस्थाएं कर रही हैं। चुनाव के वक्त और 10-20 से बन जाती हैं, फिर कहने लगती हैं, पर उस ओर आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। मेरा मानना ये है, मेरी सरकार से मांग ये रही है कि बुंदेलखंड प्रदेश बनाने के लिए एक कमीशन की नियुक्ति कर दें। हमने ये नहीं कहा कि मुझे दे दें, और कमीशन की नियुक्ति कर दें। वो देख ले कि हमारी संस्कृति एक है, हमारे रहने का तरीका एक है, सारा कल्चर एक है, हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ एक हैं, भौगोलिक स्थितियाँ भी एक हैं। अगर ये सब उनको लगता है, भाषा एक है, हमारे कार्यकलाप सब कुछ एक है। मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा क्षेत्र बुंदेलखंड में है और उत्तर प्रदेश का भी है। इसीलिए हमारे आंदोलन में ये समस्या हमेशा खड़ी रहती है, क्योंकि वो एक विभक्त हैं 2 प्रदेशों में। हाँ, उस बंटने के कारण वो एका नहीं हो पाता है। दूसरी बात क्या है, सीमाएं निर्धारित करने में हर संस्था का जो भी बुंदेलखंड के विकास के लिए काम कर रही है, उसकी अलग अलग उन्होंने नक्शे बनाए हैं। जो सबसे बड़ा बुंदेलखंड के लिए एजुटेशन एक माननीय शंकरलाल मल्होत्रा ने किया था, जिसकी वजह से ये प्रदेश की आवाज़ बनी, अब वो नहीं है। उनके बुंदेलखंड में तो 24 जिले थे, बाद में 17 जिले हुए।
एक बात हमारी माधवराव सिंधिया जी जब थे, उनसे माननीय मंत्री जी से बात हुई थी लंबे समय तक, तो मैंने उनसे एक कमीशन की बात कही थी, तो वो सहमत थे हमसे कि इसका इलाज ही कमीशन है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ग्वालियर शामिल नहीं होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं होना चाहिए। पुरानी छत्रसाल जी जिनको हम मानते हैं सबसे बड़ा अपना राजा, उनकी सीमाएं तो चंबल तक थी, इसका मतलब ग्वालियर था। और ग्वालियर में भी भाषा बुंदेलखंडी काफ़ी क्षेत्र में तो पूरी तरह से बोली जाती है, विशेष तौर से दतिया, शिवपुरी, भिंड, अभी ग्वालियर रियासत की जगह चंदेरी तो 100% ही बुंदेलखंड है, अशोकनगर है, इस तरह बहुत सी चीज़ें हैं। तो एक तो वो विषमता और कत दूर हो जाएगी, उसमें सबसे पहला फैसला कमीशन ये कर पाएगा कि वाकई कौन सा क्षेत्र कहाँ से कहाँ होना है। सबसे बड़ी समस्या क्षेत्र है। दूसरा ये है आंदोलन का रास्ता हमारा बिल्कुल नहीं है, कम से कम बुंदेलखंड विकास परिषद का नहीं है, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य बुंदेलखंड का विकास है। विकास, और भले प्रदेश न बना हो, पिछले 5 साल से जो बुंदेलखंड का विकास हुआ है ऐतिहासिक है। ये कभी 60 साल में नहीं हुआ, ये सच है। कल हमारी ज़मीनें ऐसे थी, पानी मिट्टी के भाव थी, हम सोचते थे कि पंजाब में देखो 30 गुनी फसल होती है, हमारे यहाँ 8 गुनी होने पे लोग खुशियाँ मनाते थे। 8 गुनी हो गई साहब, सूखा पड़ जाता था। तो अब हमारी हालत ये है, पानी की व्यवस्थाएं अच्छी हो गई, सिंचाई की व्यवस्थाएं अच्छी हो गई हैं, रोड्स इतने बढ़ गए, उन्हीं ज़मीनों की कीमत एकदम 10 गुनी बढ़ गई, किसानों को मुआवजा बहुत अच्छा मिल रहा है, तो सुधार हो रहे हैं। तो अगर इस तरह से विकास होना है तो हमें तो विकास चाहिए ना, पहले हम विकास की राह पे खड़े हो जाएं। प्रांत बनता रहेगा, खाली प्रांत बन जाने से हमारा काम नहीं बनता। हमको बजट चाहिए, विकास चाहिए, और फिर प्रांत की स्थितियां अलग हैं। कुछ लोग तो कहते हैं अकेले उत्तर प्रदेश के 5 जिले का बना दो, ये संभव नहीं है। बहुत ऐसे लोग कहते हैं नहीं हमें बना दो। जब तक हाँ सागर है, दमोह है, विदिशा है, सारे के सारे क्षेत्र हैं, कटनी है, खजुराहो है, छतरपुर, पन्ना, दतिया, शिवपुरी, भिंड, ये सब जब तक नहीं आएंगे हम नहीं समझते। इसीलिए हमारी डिमांड बुंदेलखंड प्रदेश के लिए है कि एक कमीशन सरकार बना दे। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने छोटे प्रदेश बनाए, वरना 60 साल में प्रदेश कभी भी विभक्त करे नहीं दूसरी सरकारों ने। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही उत्तराखंड बना था, और उन्होंने पहला चैप्टर खोला था, छत्तीसगढ़ बना था, झारखंड बना था। तो इस कारण से हमें उम्मीद है इन सारे प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी है, और ये मानते भी हैं लोग बुंदेलखंड को होना चाहिए प्रदेश। लेकिन मेन समस्या जो है वो 2 प्रदेशों की है, और संगठन खाली उत्तर प्रदेश का है जो इसकी मांग करता रहता है, और मध्य प्रदेश में एक संगठन ऐसा कोई है नहीं। लेकिन अब चूँकि ये बात अब चल रही है, और विकास के साथ साथ ये भी उसमें जुड़ा हुआ है प्रांत निर्माण की बात, तो प्रांत निर्माण हो सकता है अगले साल 2 साल के बाद शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हमें उम्मीद है कि बन जाएगी। और वही द्वारा जो माहौल है, जो दिख रहा है, जो उनके काम दिख रहा है योगी मोदी जी के, मुझे लग रहा है कि वही सरकार द्वारा ही 100% आएगी, और जनता को भी ये दिखाई दे रहा है। तो सर आप मतलब क्या समझते हैं कि हम अक्सर देखते हैं कि मांग होती है, राजनीतिक रूप से भी मांग होती है, लोग भी डिमांड करते हैं, लेकिन जब आप ज़मीनी स्तर पे जाके लोगों से बात करते हैं, वैसे कैमरे पे या इधर लोग बोलते हैं कि हाँ भाई होना बनना चाहिए, लेकिन जब आप उनसे कहते हैं कि आप इकट्ठा हो जाओ कहीं पे, हम आंदोलनकारी रूप से थोड़ा सा दबाव के रूप में या आक्रोशित रूप में हम इसको करने की कोशिश करते हैं, तो लोग पीछे हट जाते हैं। लोग क्या वजह आप इसकी समझते हैं कि लोग उस तरीके से आगे नहीं आ पाते अपने जो एक मांग है बुंदेलखंड को अलग पृथक करने की, उस मांग को लेकर? अगर आप याद करें तो उत्तराखंड और तेलंगाना का आंदोलन अगर याद करें तो ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक थे, बरसों बरस लोग लड़े हैं उसके लिए। और तेलंगाना में तो कितनी आग जनी क्या क्या नहीं हुआ है, दुनिया भर का हुआ है। तो पर इस तरह का आंदोलन ना तो बुंदेलखंडियों के दिमाग में है, ना विचारों में है कि हम आग लगाएं, गिराव करें, ये करें, वो करें। दूसरी बात, जो संस्थाएं हैं अधिकांश वही डिमांड करती हैं, और अधिकांश संस्थाएं पेपर पर है। हमें इस कहने में कोई एतराज़ नहीं है कि ये सच है। वो आते हैं कुछ 4-5, तो हमने बताया चुनावी दौर में आएंगे, उसे प्रांत की बात करेंगे, फिर गायब हो जाएंगे। कुछ लोग हैं 2-4 पुतले जला देंगे नेताओं के, और फिर इसके बाद हो गया सही बुंदेलखंड। बट वो नहीं है। 2 तरह से ये बन सकता है। सरकार को कन्विंस करने के लिए, जैसे हमने बताया ना, अब बनेगा कैसे भाई? एक संस्था करी 17 जिले,
मैं तो कहता हूँ 22 जिले कम से कम, कुछ लोग कह रहे हैं 6 जिले, तो किसको दे दें? वो कई नारे लगाते हैं साहब हम तो लेके रहेंगे, जैसे दोगे वैसे ही लेंगे। अरे कौन दे रहा, किसको ले रहा? कुछ नहीं, ये नारेबाजी चलती रहती है। तो वो सरकार की मंशा अवश्य होगी। भारतीय जनता पार्टी जरूर छोटे प्रदेश बनाना चाहती है, और हमारे ख्याल से इस चुनाव के बाद ये मांग तब करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। चुनावों में चुनाव जीतने के लिए करने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं खुद सांसद का चुनाव लड़ा हूँ भारतीय जनता कांग्रेस से, राष्ट्रीय कांग्रेस से, पंजे के निशान से, लेकिन नहीं कामयाब हुआ क्योंकि मैं बुंदेलखंड के पक्षधर था। उस तरफ ध्यान नहीं दिया लोग। मेरे बाद राजा बुंदेला ने लड़ा कांग्रेस से उसी सीट पर, वो भी हारे क्योंकि हम लोग सब बुंदेलखंड के पक्ष में थे, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। ये मांग मतलब ये मांग जब आप राजनीतिक रूप से लेके उतरते हैं कि हम लोगों को आज़ाद कराने के या उनको पृथक करने की बात जब आप लेके चुनावी उसमें उतरते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं निराशा ही हाथ लगती है। और ये लगातार इतिहास देखा है, लोग इस पक्ष में आपके साथ खड़े नहीं हो पाते। नहीं, निराश तो नहीं है। हम बताएं आपसे, अगर कोई भी आंदोलन विश्व में कभी भी हुआ है, बिना सशक्त नेतृत्व के कभी नहीं हुआ है। अब अगर हम आज़ादी के लिए हम 500 साल 400 साल लड़ते रहे, ऐसे ऐसे महान वीर शहीद हो गए, राणा प्रताप हो, शिवाजी हो, भगत सिंह हो, कोई भी हो, और बाकी फांसी चढ़ते जा रहे थे। अगर महात्मा गांधी का नेतृत्व प्राप्त नहीं होता तो लोग भले कुछ कहें, ये आज़ादी अगले 50 साल मिलती, 100 साल मिलती, कब मिलती, नहीं मिलती, क्योंकि तोप के आगे और उस ताकत के आगे हम मरते तो रहे, बलिदान तो होते रहे, लेकिन जीत नहीं पाए। 400 साल नहीं जीत पाए तो अब क्या जीतते? लेकिन गांधी जी ने जो रास्ता अख्तियार किया उससे आज़ादी भी मिली, और उसी को फिर आगे बढ़ा के मार्टिन लूथर किंग ने भी किया, तो भी वो भी सफल हो गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो रास्ता हमारे पास तो वही है, वही हमने चुना है। निराश नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो समस्या जो मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की है, वो बुंदेलखंड विकास परिषद उस पर काम कर रहा है। और जिस दिन हम दोनों को इकट्ठा करने में सफल हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम उसकी सीमा तय करके तब जाके, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है मध्य प्रदेश के उन जिलों के लोग उत्सुक हैं, उनका इंटरेस्ट है कि नहीं है बुंदेलखंड प्रांत में। हमको जाके वहीं जानकारी करनी पड़े। हम भिंड के बारे में नहीं जानते, कोई नहीं जानता, शिवपुरी से आगे हमें नहीं मालूम है गुना के लोग क्या चाहते हैं। तो ये इसलिए ये आवश्यक है, और वो काम बुंदेलखंड विकास परिषद ने शुरू कर दिया है। और सीमांकन सबसे पहला हमारा काम है, जो हम खुद जाके, हमारे कार्यकर्ता खुद जा रहे क्षेत्र में, मोटरसाइकिल से जाएंगे, समझ के आएंगे उनके विचारों को। और सरकार, हमें उम्मीद है अगले जैसे ही चुन के आएगी नई सरकार, अवश्य एक बुंदेलखंड प्रांत के लिए कमीशन बनाएगी, और वो अपनी रिपोर्ट देगी सीमाओं के बारे में, संस्कृति के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में, और वही बताएगी कि हाँ ये होना चाहिए। क्योंकि खुले तौर पे घोषणा करके भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे प्रांतों के हित में है। जो 10 साल में हमारा भला नहीं हो पाया बुंदेलखंड प्रांत का, अब हो जाएगा। हालांकि विकास हमने आपसे कहा आशा से परे हुआ, आशा से परे, डिफेंस कॉरिडोर, नेशनल हाईवे, चारों तरफ से बुंदेलखंड में जल की बिल्कुल कोई कमी नहीं है। वो 1-2 जिलों में थी, वो भी पूरी हो गई। इतने सारे मतलब जल की समस्या सुलझ गई। बिजली बिल्कुल 24 घंटे किसानों को मिल रही है। वही 5 साल पहले की सरकार में कब आती थी 2 घंटे 4 घंटे, अब मिल रही है। तो योगी जी के नेतृत्व में जितना विकास बुंदेलखंड का हुआ है, तो उस हिसाब से तो ये लोगों में मांग और धीमी हो जाएगी, क्योंकि उनको जो चाहिए था वो मिल रहा है। इसलिए वो उसका पिछले 5 साल में हल्का सा धीमा होने का कारण ये भी हो सकता है कि लोगों, किसान वगैरह को अच्छे रेट मिल रहे हैं, फसल अच्छी होने लगी है उनकी, खुश हैं वो लोग, तो आंदोलन में आने में उनका इंटरेस्ट नहीं होता है, ये भी कारण हो सकता है। अच्छा, एक आखिरी कि पलायन जो है अभी भी, मतलब बुंदेलखंड का जब नाम आता है तो पलायन जो है सबसे पहले वहाँ पर नज़र आता है। लोग टिकते नहीं हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। उसके पीछे तमाम कारण हैं, उनमें से कुछ एक कारण आप कैसे पलायन को, वहाँ के युवाओं को रोक सकते हैं, बुंदेलखंड के अंदर ही वहाँ के किसानों को रोक सकते हैं, और कैसे, अगर लोग ही वहाँ नहीं रहेंगे तो फिर विकास किसके लिए, और फिर मतलब क्या रह जाएगा? इस सच में आप पूछें तो ये हमारी दुखती रग है। अभी आपने जो चुने, बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है ये। बुंदेलखंड की अगर पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या पलायन की है तो बुंदेलखंड की ही है सबसे ज़्यादा। क्योंकि हमारे यहाँ ये सच है कि हमने बताया आपसे 5 गुनी 7 गुनी फसल होने में आपका परिवार कैसे पलेगा? नहीं पलेगा।
तो पहले बरसात थी, सूखा है, कभी पाला है, तो हमारे यहाँ 6-8 महीने साल में और हर दूसरे तीसरे साल ये प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोगों के पास खाने के लिए नहीं होता है। इसलिए उनके बच्चे वहाँ से आते हैं शहर की तरफ, और शहर काम करने के लिए जो आते हैं फिर वो वापस नहीं जाते हैं। तो उस पलायन से बुंदेलखंड का तो है ही नुकसान, जिन जगहों से होता है पलायन वो तो है ही, परिवार से बच्चे भी अलग हो जाते हैं और वहाँ का फिर काम भी क्षेत्र में रुक जाता है अगर, ये तो है ही। लेकिन सबसे बड़ी समस्या फिर मेट्रोपॉलिटन टाउन्स की भी है, जहाँ वो आते हैं लाखों करोड़ों में हो गए, फिर वो अपने यहाँ गुजारा तो कर लेंगे, ठेला लगाए, रेडी लगाए, मिस्त्री है, बेलदार जो मजदूरी करें, ये तो सब हो सकता है, लेकिन उससे उनकी रोटी चल जाएगी, पर जगह रहने की नहीं होगी। रहने के लिए फिर वो झुग्गी है, झुग्गी में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, खाना नहीं है, बनाने के लिए चूल्हा नहीं, तो वो सब जो जनसंख्या यहाँ जो जुड़ जाती है, ऐसी फ्लोटिंग पॉपुलेशन जो आएगी जाएगी, वो मेट्रोपॉलिटन टाउन के लिए भी तो समस्या हो गई है। अगर ये आज दिल्ली आज दूषित वायु से सफ़र कर रहा है, परेशान है, हम लोग रो रहे हैं, जीने के लिए परेशान है, लोगों के फेफड़े ख़राब हो रहे हैं, तो उसका कारण ये पलायन तो है, जिसके लिए गांधी जी ने उस ज़माने चेतावनी दी थी कि गांव का विकास करके उद्योगीकरण करो, छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाओ ताकि पलायन नहीं हो सके। लेकिन बुंदेलखंड के उद्योगों को कुटीर उद्योगों के बजाय बढ़ाने के ख़त्म हो गए। रानीपुर हमारे यहाँ सबसे बड़ा हाथकरघा का केंद्र था, उनको मदद नहीं मिली, उनकी सरकारों ने परवाह नहीं की, ख़त्म हो गया। पान की खेती हमारे यहाँ पाली में ज़बरदस्त पान होता है, बेस्ट पान हिंदुस्तान का, जो तुरंत बिक के ख़त्म हो जाता है। पाली का सबसे अच्छा देश, पाली की पान में कीड़े पड़े, आज पाली ख़त्म हो गई। जब तक मेरे पिताजी वहाँ विधायक रहे, छोटा भाई परवाह की, चलता रहा, लेकिन उसके बाद किसी ने 20 साल से परवाह नहीं की, तो अब वो पानी ख़त्म हो गया। अब इसी तरीके से सागर में महाराजपुर है, भगवान जाने वो भी पान बचेगा कि नहीं बचेगा। कहने का मतलब ये है, जो भी हम महुआ का है, महुआ हमारे यहाँ इतना होता था इफ़रात में, पेड़ कट गए महुआ के, अकेले महुए की शुद्ध शराब या दवाइयाँ के प्रयास किया जाता तो अब तक न जाने कितने उद्योग लग गए होते। अगर वो जो चीज़ के उद्योग हमारे यहाँ लग सकते हैं, ये तो हमने 2-4 ही नाम बताए हैं। तेंदुपत्ती है जो बीड़ी के लिए है, अगर उसको थोड़ा प्रोत्साहन मिला होता तो भी लोग वहाँ से नहीं भागते, उन्हें पत्ते काटने का टाइम काम मिलता रहता। अब तो अभी पलायन थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि ये जो हाईवेज वगैरह बन रहे हैं ना, इसमें हज़ारों लोगों को काम मिल गया है, रोड के ऊपर पुल बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर्स बन रहे हैं। अब टूरिज़्म को भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने, योगी जी ने अभी काफ़ी बुंदेलखंड के टूरिज़्म पे काफ़ी पैसा दिया है। पर आप ये मानते हैं कि काम बेशक हुए हैं लेकिन बहुत स्लो गति से हुए हैं, मतलब धीमी रफ्तार। अब बेशक आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लेकिन अगर रोजगार भी मिल रहा है, हाईवे से मिल रहा हो, डिफेंस कॉरिडोर से मिल रहा हो, तो वो कुछ गिने चुने लोगों तक ही मिल पा रहा है। तमाम लोग आज भी जो हैं अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर बुंदेलखंड के अंदर जूझ रहे हैं। और क्या आप मानते हैं कि सरकारों ने इस दिशा में, जैसे कि आपने छोटे उद्योगों की बात करी, कि इस दिशा में जो है वहाँ के जो संसाधन है उसको सही रूप से जो है इस्तेमाल करने की कहीं ना कहीं पिछड़ गई, सारी सरकारें इसमें पिछड़ गई? उसमें कोई शक नहीं है। पिछड़े क्षेत्रों में अकेला बुंदेलखंड नहीं है, नॉर्थ ईस्ट इतना पिछड़ गया कि राष्ट्रीय धारा में कभी जुड़ ही नहीं पाया, कभी नहीं जुड़ पाया। ये पहली बार है कि नॉर्थ ईस्ट के आपको लोग दिखाई देने लगे हैं, पढ़ाई की सुविधाएं यहाँ मिल गई हैं, उन लोगों को आने जाने के साधन, कम्युनिकेशन ज़बरदस्त हो गया है। क्या हुआ, लेह कभी जुड़ नहीं पाया, आज लेह की टनल बन गई, आप 2.5 घंटे में पहुँच जाएंगे वहाँ से कुल्लू वगैरह से। और उसके पहले आपको जाने में 14 घंटे 18 घंटे लगते थे। आपको पता है, मतलब लाहौल स्पीति वगैरह तो बंद ही हो जाता है, 6 महीने हवाई जहाज से जाना पड़ता है हमेशा ही, वहाँ जा सकेंगे आप। तो ये जो पिछड़े क्षेत्र में, उसी तरह बुंदेलखंड की दुर्दशा थी। मध्य प्रदेश का कोना बुंदेलखंड यानी भोपाल से दूर, उत्तर प्रदेश का कोना बुंदेलखंड ललितपुर झांसी वगैरह, तो ये दोनों बॉर्डर पर हैं और अछूते हैं विकास से, क्योंकि दूर रहे, धुरी पे नहीं रहे, इनर सर्किल में भी नहीं रहे, आउटर सर्किल एंड में रहे, तो इसलिए उस तरफ कभी उनकी तरफ परवाह नहीं हुई। लेकिन अब चूँकि हर ज़िले में एक लोकल स्थानीय उद्योग लगाने की बात की है योगी जी ने, और लगाया भी है, उनको प्रोत्साहन भी मिल रहा है। तो अब जो हमारे पुराने उद्योग थे, चटाई बनाना, ये आपके डलियाँ बनाना और बांस का मकान बनाना, लोगों को बांस के बना के देना सामान,
और भी इसी तरीके से जैसे हमने बताया था महुआ उद्योग है, तेंदू है, जो तो एकदम मतलब जान है। खिन्नी है, बिल्कुल मर गई हमारे यहाँ, वो एक दवाई में बड़ी भारी काम आती है। कैंत है, कैंत तो सारा का सारा एक्सपोर्ट ही हो जा रहा, लोग स्थानीय लोग खाने को नहीं मिल रहे, कैंत के पेड़ कट गए। अगर कैंती को अगर बढ़ाया होता, शायद आप जानते होंगे कैंत एक, हाँ केथुआ, हाँ जो बड़ा मजबूत सा जिसका होता है बेल जैसा, राइट। तो अब वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता, यहाँ लोग जानते ही नहीं हैं क्या होता क्या। तो ये सब चीज़ों के ऊपर योगी जी का ध्यान गया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और वो धीरे धीरे एक एक जिले में एक एक उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं, पैसा भी जा रहा है और ये निश्चित खड़ा हो जाएगा। एक तो दूसरी बात, साक्षरता में बुंदेलखंड बहुत पिछड़ गया। अभी भी वहाँ के ट्राइबल लोग पढ़ने को तैयार नहीं। मैं खुद मेरे घर में काम करने वाले लोगों को कोशिश करता हूँ उनके बच्चे को पढ़ाऊँ, 2 दर्जा नहीं पढ़ाने को तैयार हैं। क्या करेंगे पढ़ के मेरी बेटियाँ, क्या करेंगी, मतलब ज़बरदस्ती ला ला के मेरी बेटियों ने अपने पास उनको पढ़ाने की कोशिश की, नहीं पढ़। तो अब वो एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है बुंदेलखंड में, और साक्षरता की ओर ध्यान नहीं दिया गया। अगर आप मुझे एक बात और कहने का इजाज़त दें, हम आपको बताएं। एक बार मैं माननीय अर्जुन सिंह जी उस समय शिक्षा मंत्री थे, उनके पास गया था, मानव संसाधन मंत्री के पास। मैंने कहा साहब ललितपुर में एक केंद्रीय विद्यालय दे दीजिए। मैंने अच्छा सा रिप्रेजेंटेशन बनाया, बड़ी देर मेरी बात सुनी। बोले वहाँ नहीं हो पाएगा डॉक्टर साहब। मैंने क्यों साहब, पिछड़ा है इसलिए? बोले नहीं, वहाँ पर रिपोर्ट आई है कि कोई भारत सरकार के संस्थान नहीं है। तो मैंने जैसे ही उनसे कहा कि साहब इसमें हम लोग की गलती है, संस्थान नहीं है तो? अगर सारे संस्थान भोपाल और लखनऊ के आसपास खुलते रहे, हम लोग की गलती है क्या? साहब हमने ऐसे मंत्री नहीं देखे, बहुत रेयर। अर्जुन सिंह जी ने ऐसे एक उंगली उठाई, बोले आप जाइए। और 15 दिन के अंदर मुझे स्वीकृति लेटर मेरे नाम से आ गया भोपाल से डायरेक्टर का कि आपका केंद्रीय विद्यालय आज वो चल रहा है। तो सवाल ये भी है कि आपको समस्या रखने का ढंग भी होना चाहिए, तो आपके रिप्रेजेंटेटिव ऐसे पहुंच जाएं। तो हमारे यहाँ जो नेता हैं वो भी इसी तरीके से बहुत ज़्यादा दौड़ने भागने वाले या नाटक करने वाले, या जो लोकसभा में करना होता है विधानसभा बजट लाने के लिए, वो उतने प्रयास नहीं कर पाते क्योंकि वो उतने एक्सपर्ट नहीं हैं। अब पिछले 2 बार हमारे यहाँ से लगातार झांसी से कैबिनेट मिनिस्टर रहे, बीजेपी में भी थे, अभी पीछे पहले कांग्रेस में, कोई काम नहीं हुआ। काम तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की चूंकि योजनाओं से हो रहा है, क्योंकि उनका कमिटमेंट है बैकवर्ड क्षेत्र को राष्ट्रीय धारा में लाना। तो हम उम्मीद है कि हमको प्रदेश भी मिल जाएगा अगले सत्र तक ख़त्म होने से पहले। और विकास तो इसमें कोई शक नहीं है, बहुत हुआ है। अब आश्चर्यजनक विकास हुआ है। मैं अपने ही ज़मीन में खुद ही जानता हूँ, जो मैंने 1.5 लाख रुपया एकड़ ली थी, 40 लाख रुपया एकड़ हो गई। 5 साल पहले 10-12 हो गई, एकदम वहाँ से हाईवे निकला, हमारे आसपास का भी यही हो गया। शिक्षा में अभी और कुछ करने की आवश्यकता है बुंदेलखंड में, ये निश्चित तौर से सरकार इस ओर ध्यान देगी। बुंदेलखंड की जो भारी समस्याएं थी, सबसे बड़ी समस्या थी अगर बेतवा नदी और केन नदी जुड़ जाती है तो वो नदी के जुड़ने से लाखों हजारों एकड़ पानी से सिंचित हो जाएंगे, उससे एकदम से भविष्य बदल सकता है। उसमें 60 साल में कुछ काम नहीं हुआ। जब नितिन गडकरी जी को कुछ दिनों के लिए चार्ज मिला था जल संसाधन का, उन्होंने मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ बैठ के रात दिन काम करके उस प्रोजेक्ट को एक करा दिया, समझौता करा दिया, पैसा भी बजट दिला दिया, उसमें थोड़ा सा काम भी हुआ। तो अगर वो बेतवा केन जो इस सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की, विशेष तौर से नितिन गडकरी जी की देन है, जिस दिन वो योजना पूरी हो जाएगी उस दिन मेरा एक दर्द दूर हो जाएगा। और दूसरा, औद्योगिक का जहाँ तक सवाल है, कई 100 करोड़ का बजट माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी ने अभी झांसी के लिए दिया है। जमीन भी अनुग्रह हो गई है, सरकार ने ले ली है। और ये सालमऊ एक गांव है झांसी के पास, सैकड़ों एकड़ जमीन सरकार ले चुकी, किसानों को मुआवजा हुई उसका। और वो नोएडा के, बिल्कुल नोएडा के उससे बेहतर ढंग से वो सैकड़ों एकड़ में वो उद्योग शुरू होने वाला है, जिसका काम चालू हो चुका है। इसलिए मुख्यमंत्री जी के तो बुंदेलखंडी बहुत आभारी हैं। धन्यवाद।
तो हमारे साथ विजय खेड़ा जी थे और बहुत अच्छी बातें इन्होंने बताई। उम्मीद है कि सरकार प्रयास ज़रूर कर रही है और जो संगठन और जो दूसरे लोग हैं जो बुंदेलखंड को पृथक बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, उनकी कोशिशें ज़रूर जल्द ही रंग लाएंगी। इसी उम्मीद के साथ बने रहें बुंदेलखंड 24/7 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।